इस टॉपिक से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप पहाड़ पे चढ़ रहे हो तो पहाड़ पे जैसे जैसे ऊपर की ओर चलते हो आपको थकान बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाता है, यहां तक कि नाक से ब्लड आना भी शुरू हो जाता है। ऐसा क्या रीजन है, क्यों ऐसा होता है, वो सारे क्वेश्चन का जो मेरे हालचाल आप सब क्या हो, आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास हो, कैसे हो आप सब। तो आज सोल्यूशन चैप्टर के लेक्चर नंबर 4 होने वाला है जो काफी इंपॉर्टेंट है। हेनरीज लॉ एंड एप्लीकेशन ये टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चन आता है, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आता है, साथ साथ में न्यूमेरिकल्स भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यूटी होता है, यूटी हो गया, प्री बोर्ड हो गया, वहां पे आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिल जाएगा, लेकिन एमसीक्यूज बोर्ड में भी आता है और आपके एग्जाम में भी जो स्कूल के एग्जाम होगा वहां से भी आपसे पूछे जाते हैं। और ये काफी कंसेप्चुअल है क्वेश्चन, अच्छा है। बहुत बच्चे इस एमसीक्यूज क्वेश्चन को नहीं कर पाते, रीजन क्या है, कॉन्सेप्ट सही से समझ में नहीं आता है। अगर सबसे पहले मैं बात करूं ये बात कि हेनरीज लॉ को कैसे समझे, तो बेसिक फंडामेंटल पहले क्वेश्चन से थ्रू मैं शुरू करता हूं। जैसे मान लो कि एक कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक के बोतल को जैसे ही आप ओपन करते हो उसमें से क्या निकलती है, गैसेस निकलती है बाहर। उस गैसेस को कैसे लिक्विड में डिसॉल्व किया गया होगा, ठीक है, उसे पता करने के लिए, उसे हमें समझने के लिए हमें हेनरीज लॉ को सही तरीके से पढ़ना होगा। साथ में अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं यहाँ पे कि जो एक्वेटिक स्पीसीज होती है वो कोल्ड वाटर में कैसे क्या होती है, सर्वाइव कर पाती है, लेकिन अगर वही हॉट वाटर में जैसे ही जाती है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाती है, ऐसा क्यों, क्या ऐसा रीजन है, तो उसका सारा आंसर जो देता है वो हेनरीज लॉ देता है। इसलिए हेनरीज लॉ काफी इंपॉर्टेंट होता है और ये हमारे डेली लाइफ में भी यूजफुल होता है। जैसे मैं यहाँ पे ये भी बात क्वेश्चन में पूछूं कि अगर आप पहाड़ पे चढ़ रहे हो तो पहाड़ पे जैसे जैसे ऊपर की ओर चलते हो आपको थकान बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाता है, यहां तक कि नाक से ब्लड आना भी शुरू हो जाता है। ऐसा क्या रीजन है, क्यों ऐसा होता है, वो सारे क्वेश्चन का जवाब ये हेनरीज लॉ देने वाला है। तो इसीलिए हेनरीज लॉ काफी इंपॉर्टेंट है हमारे डेली लाइफ में भी और इस चैप्टर में भी। तो शुरू करते हैं। इसी क्वेश्चन को सही तरीके से इसका आंसर ढूंढने के लिए हम हेनरीज लॉ शुरू करेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम करेंगे बेसिकली हेनरीज लॉ क्या होता है, तो इसे हम एक थ्योरेटिकली पढ़ेंगे, साथ में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे। देखो हेनरीज लॉ जो होता है बोलता है क्या, द सॉलिबिलिटी ऑफ ए गैसेस इन अ लिक्विड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेनरीज लॉ गैसेस इन अ लिक्विड सॉलिबिलिटी की बात करता है, याद रखना। मतलब गैस को जब हम लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो उस टाइम पे वो जो सॉलिबिलिटी होती है उसी की बात हमारी हेनरीज लॉ बात करता है। लेकिन क्या कहता है पूरी बात समझते हैं। जो याद रखना हेनरीज लॉ एप्लीकेबल ही होता है गैस इन अ लिक्विड के लिए, गैस इन अ लिक्विड के लिए। सॉलिबिलिटी गैस इन अ लिक्विड के लिए क्या होता है, एप्लीकेबल होता है, याद रखना। सॉलिड इन अ लिक्विड के लिए नहीं होता है, सिर्फ गैस इन अ लिक्विड के लिए होता है। ये बार बार लाइन इसलिए बोल रहा हूं कि यहाँ से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और बच्चे गलतियां करके आते ही आते हैं। इसके मैं क्वेश्चन भी लेके आया हूं। क्या बोला, द सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। क्या कहना चाहना, जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, गैस इन लिक्विड के लिए होता है। ये क्या कहना चाह रहा है सर, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो आज तुम्हें इतने अच्छे तरीके से समझा दूंगा कि ये कॉन्सेप्ट यहां से बाहर नहीं जाएगा। ये क्लियर बता रहा हूं मैं। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, हमने क्या ले लिया, एक कंटेनर ले लिया। क्या ले लिया, कंटेनर ले लिया। इस कंटेनर के अंदर डाल दिया लिक्विड। इस कंटेनर के अंदर क्या है भाई, लिक्विड प्रेजेंट है। ये क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, तो लिक्विड प्रेजेंट है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। अब क्या होता है कि यहां पे हमारे कुछ गैस के पार्टिकल्स भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब ये गैस के पार्टिकल्स को मुझे इस लिक्विड में डिसॉल्व कराना है। इस गैस के पार्टिकल्स को इस लिक्विड में डिसॉल्व कराना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, तो हमने एक पिस्टन ले लिया, इस पे हमने क्या कर दिया, बहुत सारा प्रेशर अप्लाई किया। जैसे मैं इस पिस्टन पे प्रेशर अप्लाई करूंगा गैस का पार्टिकल्स उतना ही क्या होगा, लिक्विड में सोल्यूबल होता जाएगा। प्रेशर अप्लाई करूंगा, देखो प्रेशर अप्लाई किया, गैस आ रहा है, गैस नीचे आ रहा है, लिक्विड पे देखो सोल्यूबल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इसका मतलब जितना ज्यादा मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा गैस के जो पार्टिकल्स है उतना ही ज्यादा लिक्विड में क्या होगा, सोल्यूबल होता जाएगा। तो हेनरीज लॉ क्या बोलता है क्या, जब पार्शियल प्रेशर जब हम अप्लाई करते हैं, किसमें, पार्शियल प्रेशर अप्लाई करते हैं गैस पे, तो जितना प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा सोल्यूबिलिटी होगा, मतलब उतना ही ज्यादा क्या होगा, सोल्यूबल होगा। एस क्या रिप्रेजेंट करता है, तो एस हमारा सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे गैस के पार्टिकल्स उतने ही लिक्विड में क्या होंगे, सोल्यूबल होंगे। तो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, सोल्यूबल। जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, सोल्यूबल होगा गैस। क्लियर है हमारी। अब इसी पार्शियल प्रेशर में जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म आता है जिसको KH बोलते हैं। क्या बोलते हैं, KH,
और ये S क्या क्या होगा, S होगा मतलब सॉलिबिलिटी होगा। ये जो आपको KH दिखाई दे रहा है, ये जो KH दिखाई दे रहा है, इस KH को बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, हेनरीज कांस्टेंट बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या बोलेंगे इसको, हेनरीज कांस्टेंट बोलेंगे। क्लियर बात समझ में आ रही है। हेनरीज कांस्टेंट जो होता है हर गैसेस के लिए अलग अलग इसकी वैल्यूज होती है। ऐसा नहीं होता कि ग्रेविटी की तरह इसकी वैल्यू होती है, ऐसा नहीं होता है ग्रेविटी की तरह इसकी वैल्यू फिक्स होती है, ग्रेविटी के जैसे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, ऐसा केएच की वैल्यू फिक्स नहीं होती है। हर गैसेस के लिए अलग अलग इसकी क्या होती है, वैल्यू होती है। पहले ये बात समझो, केएच की वैल्यू या तो आपको गिवन रहेगी, नहीं तो आपको केएच की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। हेनरीज कांस्टेंट का मतलब नहीं होता है कि हमेशा एक फिक्स नंबर होगा, नहीं, इसका फिक्स नंबर नहीं करता है, हर गैसेस के अलग अलग होता है। ठीक है, मेरी बात समझ में। तो ये हमारे पास क्या फॉर्मूला बनता है, द पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू केएच इंटू एस। केएच क्या होता है, हेनरीज कांस्टेंट, एस क्या होता है, सॉल्बिलिटी होता है, और पी भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, क्या होता है, पार्शियल प्रेशर होता है। क्या होता है यहाँ पे, पार्शियल प्रेशर होता है। क्या मेरी बात, ये बात समझ में आपको आई? अच्छा ठीक है, अब मेरी बात समझो, जो केएच होता है उसका अगर यूनिट की बात करूं मैं, केएच की यूनिट की बात करूं मैं, तो इसको क्या लिखोगे, बार लिखोगे। जो प्रेशर का यूनिट होता है वही केएच का भी यूनिट होता है। या फिर आप क्या लिखोगे, यहाँ पे किलो बार भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, किलो बार भी लिख सकते हो, या फिर एटीएम भी लिख सकते हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसका ऐसा यूनिट इसे लिख सकते हो। ठीक है, प्रेशर का भी यूनिट हमारा सेम होगा, केएच का भी यूनिट क्या होगा हमारा, सेम होगा। तो सिंपल सा बात समझ में, हेनरीज लॉ क्या होता है कि जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे, प्रेशर जितना ज्यादा अप्लाई करोगे, सॉल्बिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो हमारा यहाँ पे एक बहुत फंडामेंटल आपको टर्म्स देने वाला हूं, की टर्म्स देना हो। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ गई, जल्दी बताओ। समझ में आ गई तो एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसको जरूर लिख लेना। क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है, समझो ध्यान से। अगर मैंने ये बात बोला कि जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, इक्वल टू केएच इंटू क्या होता है, सॉल्बिलिटी का होता है कि नहीं होता, जल्दी बताओ। हाँ जी सर, बिल्कुल होता है। अगर मैं यहाँ पे एक सबसे की पॉइंट, इंपॉर्टेंट की पॉइंट, जहां पे मैंने की पॉइंट लिख दिया, समझ जाना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में उस टॉपिक का कंक्लूजन भी है। ठीक है, अच्छी बात है। चलो आप सुनो ध्यान से, की पॉइंट में क्या हो रहा है। अब मैंने ये बात बोला कि अगर मैं बोलूं कि यहाँ लिखो, एक बात लिखो यहाँ पे कि जो P होता है वो क्या होता है, KH इंटू एस। अभी मैंने यहाँ पे बोला, ठीक है, अच्छा ठीक है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे ये बात कि सॉल्बिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन का KH हो सकता है कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। सॉल्बिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन का KH होता है, ये होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। अगर ये कंडीशन हो रहा है, अब बिल्कुल होगा भाई, अगर मैंने लिख दिया तो होगा, तो होगा। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, इसमें क्या हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलेगा कि अगर सॉल्बिलिटी बढ़ाएंगे, अगर क्या होगा, सॉल्बिलिटी को इंक्रीज करेंगे, सॉल्बिलिटी को इंक्रीज करेंगे, तो हमारे KH की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। बिकॉज ऑफ जो सॉल्बिलिटी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, KH के होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सॉल्बिलिटी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, KH के होता है, हेनरी कांस्टेंट का होता है। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आई, फटाफट बताओ, क्या ये मेरी बात समझ में आई? ठीक है, अब सुनो, इसका मतलब क्या कि सॉल्बिलिटी इंक्रीज करेगी तो KH की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अब यहाँ पे एक और पॉइंट, यहाँ पे एक और पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब मैं यहाँ पे बोलूं क्या, जो सॉल्बिलिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, प्रेशर के होता है। जो सॉल्बिलिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, प्रेशर के होता है। मतलब जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा गैस का पार्टिकल्स क्या होगा, सोल्यूबल होगा। तो हमारा यहाँ पे की पॉइंट क्या बात बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे सॉल्बिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी, सॉल्युबिलिटी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी, सॉरी। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे बात करते हैं। अगर मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा, प्रेशर बढ़ाऊंगा, इंक्रीज करूंगा, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, लेकिन KH की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, प्रेशर इंक्रीज होगा, सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी, लेकिन KH की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? एक और बेहतरीन कंक्लूजन देखो ध्यान से, एक केस में और थोड़ा सा मैं इसमें बनाता हूं, ठीक है, एक और केस बनाता हूं। क्या, अगर मैंने एक कंटेनर ले लिया, समझना मेरी बात ध्यान से, मैं हर चीज का प्रूफ देना चाहता हूं, प्लीज थोड़ा मेरे को प्रूफ देने दो हर चीज का। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, लिक्विड है, ये हमारे पास क्या है, गैसेस। अगर मैं इसमें क्या करूं, मैं टेम्परेचर देना शुरू करूं, क्या करूं मैं, यहां पे टेम्परेचर राइज कर दूं, तो क्या मुझे बताओ कि ये जो गैस का लिक्विड है, मतलब ये जो गैस है और ये जो हमारा लिक्विड है, क्या ये सोल्यूबल होगा, जल्दी बताओ, क्या ये सोल्यूबल होगा? अपने अंतरात्मा से पूछो भाई, अपने अंतरात्मा से पूछो, क्या ये सोल्यूबल हो पाएगा? अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं मैं, तो क्या गैस और लिक्विड एक दूसरे से सोल्यूबल हो पाएगा? तो आपका अंदर से आत्मा ये बात बोलेगा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका रीजन क्या बोला आपका आत्मा ने?
आपके हाथ मैंने रीजन ये बोला कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन एक चीज और इंक्रीज हो जाएगी, इसका केएच वैल्यू, इसका हेनरीज कांस्टेंट क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, सुन लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जितना लिखाया हूं मैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लीज इसे जरूर नोट डाउन करें, बहुत तरीके से नोट डाउन करें। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ गई, फॉर्मूला समझ में आ गया, हेनरीज लॉ क्या होता है समझ में आ गया। इसीलिए याद रखना, जब भी जो कोल्ड ड्रिंक का बॉटल होता है उसमें गैस फुलफिल करना होता है तो हमें हाई प्रेशर उसमें क्या करना होता है, अप्लाई करना होता है। और हाई प्रेशर अप्लाई करने के बाद ही क्या होता है भाई, वो लिक्विड में गैस क्या होता है, सोल्यूबल हो जाता है। और ये सारे जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्या होता है, हेनरीज लॉ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं, बताते हैं। बाकी मैंने स्टार्टिंग में जितना क्वेश्चन बोला था वो सारे क्वेश्चन का मैं 1 बाय 1 करके जवाब दूंगा, ठीक है। अब मेरी बात समझे ध्यान से, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा, केएच क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। हेनरीज लॉ ने एक और क्या किया, एक और आपने लॉज दिए, उन्होंने एक और लॉज उन्होंने बोला, ठीक है। फिर से ब्लर हो गया, हाँ ठीक है, अभी समझ में आ गया। हेनरीज लॉ ने फिर से एक और क्या उसी में लॉज दिए, क्या बोला उन्होंने, ये बात बोला कि अगर हमने एक कंटेनर ले लिया, समझना पहली बात, फिर आपको पढ़ के समझा दूंगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, गैसेस, पहले तो लिक्विड हमारे पास दिया हुआ है, तो ये हमारे पास क्या है, लिक्विड है, समझना मेरी बात ध्यान से। और ये जो हमारे पास है गैस हमारे पास दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रेशर में अप्लाई कर रहा हूं, ये हमारे पास पिस्टन है। जब मैं प्रेशर, जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करूंगा, गैस का जो मासेस होगा उतना ही ज्यादा लिक्विड में क्या होगा, सोल्यूबल हो जाएगा। फिर से मैं क्या बोलना चाहता हूं, सुनो मेरी बात ध्यान से। जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करूंगा, गैस का जो मासेस है, गैस का जितना ज्यादा गैस होगा उतना ज्यादा उसका मासेस होगा। तो जितना ज्यादा मैं क्या करूंगा, इसमें प्रेशर अप्लाई करूंगा, गैस के मासेस उतना ही ज्यादा इस लिक्विड में क्या होगा, डिसॉल्व होता जाएगा। तो उन्होंने एक और टर्मिनोलॉजी दिया, बोला इन्होंने कि जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे, पार्शियल प्रेशर अप्लाई करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ द गैसेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मास ऑफ द गैसेस के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे, गैस का मास उतनी ही ज्यादा क्या होगा, उस लिक्विड में डिसॉल्व होता जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, तो जो प्रेशर होगा डायरेक्टली, अब सुनो ध्यान से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिया। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं कंसंट्रेशन में, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन, क्या रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन से। क्या लिखेंगे यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन, क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ये क्या होता है हमारे पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बोल सकते हैं, सिंपल सी बात है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस बोल सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अब इसी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं जाई बी से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल फ्रैक्शन को जाई से रिप्रेजेंट करते हैं और सॉल्यूट आ जाता है तो बी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों, क्योंकि गैस यहाँ पे क्या होता है, सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी शो करता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। और लिक्विड जो होता है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास सॉल्वेंट हो जाएगा। ये हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बात की। अच्छा मैं एक बात बताता हूँ, सुनो ध्यान से। ये चौथी बार वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 3 बार ऑटोमेटिक बहुत अच्छे से लास्ट मोमेंट पे हमने वीडियो मेरा एक बात है, मैं वीडियो जब भी रिकॉर्ड करता हूँ पॉज नहीं करता हूँ, मैं लगातार अपना पढ़ाता हूँ। मैं एडिटिंग करने का कोई फंडामेंटल नहीं रखता क्योंकि इतने पास मेरे पास टाइम नहीं होता। मैं वीडियो एक साथ ही सीधे क्या करता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ। अब क्या हुआ, बहुत मेन जा जाके वहां पे क्या हुआ, लाइट कट जा रही थी, इन्वर्टर पूरा का पूरा डिस्चार्ज हो गया था, तो सब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। लेकिन अभी लाइट आया तो फिर से चौथी बार वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब देखो, जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के होता है, सिंपल सी बात है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, गैसेस लिख दिया, जिसको एक्स बी से रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पे क्या करूंगा, मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स बी आ जाएगा। पता है कि ये क्या होता है, हमारे पास हेनरीज कांस्टेंट होता है। तो हेनरीज ने ये भी लॉस क्या कर दिया, इन्होंने एक और फॉर्मूला उन्होंने यह भी दे दिया, ठीक है, कि अगर मास के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, ठीक है, तो वो भी हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, ये सब चीजें अगर हमें पता करना हो तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला को यूज करके दोनों कर सकते हैं। देखो सॉल्युबिलिटी, जब सॉल्युबिलिटी के केस में पूछेगा ना तो आप सॉल्युबिलिटी वाला फॉर्मूला यूज करना, जब आपको मोल फ्रैक्शन वाला टर्म्स पूछेगा तो आप ये यूज करना। आपको मैं आगे चल के क्वेश्चन से भी समझा दूंगा। इसका एक और फॉर्मूला बन सकता है कि आपको बहुत अच्छे से पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है। सिंपल सी बात है, मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ऑलरेडी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में पढ़ाया था, जिससे फॉर्मूला हमारा होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये हमारा होता है। तो इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो क्या लिखूंगा, P इज इक्वल टू KH
और सिंपल सा क्या लिखूंगा, मोल फ्रैक्शन मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मतलब सॉल्वेंट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे सॉल्यूट हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बन के आ जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही। तो ये दोनों हमारे क्या होते हैं, फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, मोल फ्रैक्शन का यूनिट कुछ नहीं होता, यूनिट लेस होता है। क्या यहां तक आपको ये बात समझ में आ गई, जल्दी बताओ। तो हेनरीज लॉ के दोनों कॉन्सेप्ट था, क्या बोला ऊपर मैं पढ़ भी देता हूं। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस वेपर फेज इन द प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैसेस इन द सॉल्यूशन। मतलब जितना प्रेशर हम अप्लाई करते हैं वेपर फेज में, तो जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का होगा। ठीक है, उसी तरीकों को मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आई होप कि आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। कई जगह आपको ये भी लिखने को मिलेगा P इज इक्वल टू KH और क्या हो जाएगा यहाँ पे स्मॉल m भी देखने को आपको मिल जाएगा कई जगह। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, यूज करना है। क्लियर? चलो आगे आगे बात करते हैं यहाँ पे, समझो मेरी बात ध्यान से। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं, जैसे मैंने बोला था कि KH की वैल्यू, अगर हम KH की वैल्यू क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो KH की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट अभी अभी मैंने आपको पढ़ा है, बस वही चीजें ऊपर में भी यहाँ पे बातचीत दे रखा है। क्या क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, क्या बोला है, क्वेश्चन नहीं पूछा, कॉन्सेप्ट क्या बोला है कि द वैल्यू ऑफ KH इज डिक्रीजेस विद द इंक्रीजेस इन टेम्परेचर। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। सुनो ध्यान से मेरी बात, ये गलत लिखा हुआ। अगर KH की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। सुनो मेरी बात ध्यान से, KH की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं इसको कट कर देता हूं मैं। सुनो मेरी बात ध्यान से कि यहाँ पे लिख रहा है द वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेस देन विद इंक्रीजेस इन द टेम्परेचर। जब KH की वैल्यू इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, KH की वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, मतलब सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यहां तक मेरी बात समझ में आई। एक और इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, सुनो मेरी बात ध्यान से। यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, यहां से कई बार एग्जाम में पूछेंगे, तो प्लीज ध्यान सुनना। क्या बोले यहाँ पे कि द एक्वेटिक स्पीसीज, जो एक्वेटिक स्पीसीज होते हैं जो वाटर में रहते हैं, आर मोर कंफर्टेबल इन द कोल्ड वाटर मोर देन द मोर डिजॉल्व इन O2 रेदर देन द वार्म वाटर। अब आपसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, प्लीज उसका जरूर जवाब देना, ठीक है, नहीं तो अपने अंतरात्मा से जरूर पूछना। प्लीज देखो ध्यान से, हमने 2 कंटेनर ले लिया, सुनो मेरी बात ध्यान से। यहां पे मैंने 2 कंटेनर ले लिया, ठीक है। अब दोनों कंटेनर में क्या होता है, वाटर रखा मैंने। पहला जो वाटर रखा इसको हम बोलते हैं कोल्ड वाटर। क्या रखा हमने, कोल्ड वाटर मैंने लिखा, ठीक है, मेरी बात समझे। दूसरा हमने वाटर जो रखा है ना, दूसरा वाटर रखा है ना, ये वार्म वाटर है। क्या है, वार्म वाटर है। समझना मेरी बात ध्यान से। अगर ये वार्म वाटर है, ये वार्म वाटर है हमारे पास। अब मैं यहाँ पे बोलूंगा कि हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन O2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, हमारे पास O2 है। तो मुझे इसमें दोनों केस में समझना देनी मेरी बात ध्यान से। मुझे इसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व करना है और मुझे इसमें भी ऑक्सीजन क्या करना है, डिसॉल्व करना है। अब मुझे आप बताओ कि दोनों में से कौन से वाटर में ज्यादा हमारा ऑक्सीजन क्या होगा, सॉल्युबल होगा। ये फर्स्ट बोलेंगे, ये हमारे पास सेकंड होगा। तो आपके अंदर आत्मा से ये बात आएगी। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा समझे, पहले मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि हमारे पास एक कोल्ड वाटर है, एक वार्म वाटर है, मुझे ऑक्सीजन इसमें डिसॉल्व करना है, ऑक्सीजन के पार्टिकल्स इसमें क्या करना है, डिसॉल्व करना है। तो मुझे एक बात बताओ, किसमें ऑक्सीजन का पार्टिकल्स ज्यादा डिसॉल्व होगा। तो आप ये बोलोगे कि अरे सर अभी हमने बोला टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पे तो टेम्परेचर वार्म वाटर है, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर ऑटोमेटिक बढ़ा हुआ है, इसका मतलब इसका सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो याद रखना, जब टेम्परेचर बढ़ता है, अगर मैं बोलूं लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ गया तो उसमें वाटर वो एक्वस सॉल्यूशन मतलब सॉरी जिसमें मैं बोलूं ये बात कि अगर वाटर का टेम्परेचर अगर हमने बढ़ा दिया तो गैस के पार्टिकल्स उसमें डिसॉल्व नहीं होंगे, उसमें से क्या होगा, उल्टा गैस के पार्टिकल्स दूर भागने की कोशिश करेंगे। बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन जो होते हैं, गैसेस जो होते हैं, उनकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। वो टेम्परेचर और देखेंगे और ऊपर की ओर भागना शुरू कर देंगे। लेकिन इस केस की बात करूं मैं, जहां पे कोल्ड वाटर है, यहाँ पे ऑक्सीजन इजिली क्या होता है, डिसॉल्व हो सकता है, इजिली क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है मेरी बात से, क्यों, क्योंकि जितना टेम्परेचर कम होगा, सुनो मेरी बात ध्यान से, टेम्परेचर जितना कम होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होती जाएगी, टेम्परेचर जितना कम सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी। अब ये बात सुनो, इसीलिए जो फिश होती है, जो एक्वेटिक स्पीसीज होते हैं, वो गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा डीप चले जाते हैं, डीप सी में चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं, क्योंकि जितना नीचे जाएंगे वहां पे प्रेशर उतना ज्यादा इंक्रीज होता है और जिसके वजह से वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा और ज्यादा क्या होती है, बढ़ जाती है। वहां पे ऑक्सीजन और ज्यादा अच्छे से क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है। तो वो इजिली क्या हो सकते हैं भाई, सांस ले सकते हैं, इजिली वहां पे अच्छे तरीके से रह सकते हैं। लेकिन वही गर्मी ठंड के मौसम में क्या होते हैं, ऊपर की ओर आ जाती है।
मेरी बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ऑलरेडी और भी जल्दी जल्दी क्या होगी, डिसॉल्वेस मतलब डिसॉल्व होती जाएगी। ठीक है, इसीलिए मैं बात बोलना चाहता हूं कि जो एक्विटीज स्पीसीज होती है वो कोल्ड वाटर में ज्यादा सर्वाइव कर पाती है, ज्यादा कंफर्टेबल होती है एज कंपेयर टू वार्म वाटर में। क्यों? क्योंकि वार्म वाटर में ऑक्सीजन अच्छे तरीके से सोल्यूबल नहीं होता है। क्लियर बात समझ में आ रही है? क्लियर बात समझ में आ रही है? ठीक है, दूसरी बात आप सुनो, यहां से क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है, इसलिए मैंने तरीके से आपको समझा दिया, प्लीज उसे जरूर समझ लेना अच्छे तरीके से। दूसरी बात करते हैं, हमने ये बात बोला था स्टार्टिंग में कि केएच की वैल्यू हर मतलब कि हर गैसेस के लिए अलग अलग होती है, और मैंने ये बात बोला था कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो केएच की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। देखो ध्यान से, यहाँ पे हीलियम गैस है, इसका जो टेम्परेचर है 293 केल्विन टेम्परेचर है, और इसका जो हमारा केएच की वैल्यू दे रखी है 144.97 किलो बार दे रखी है। यहाँ पे किलो बार से इसका यूनिट रिप्रेजेंट किया गया है। अब देखो यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में टेम्परेचर 293 केल्विन दिया गया, तो हमारे पास जो केएच वैल्यू निकला 76.48 निकला। लेकिन जैसे ही आप देखो ध्यान से, टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया, टेम्परेचर कितना कर दिया, 303 कर दिया, वैसे ही केएच की वैल्यू इंक्रीज हो गई। क्या मेरी बात समझ में आ रही? अगर केएच की वैल्यू इंक्रीज हो गई, इसका मतलब ये समझना सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छे तरीके से समझा दिया, ठीक है। अब ये तीसरी बार की चौथी बार रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, मेरे दिमाग खराब हो गया, ठीक है, इसी चीज को बार बार पढ़ाते हुए और दिमाग खराब। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन समझेंगे, जो कि मैंने स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन पूछा था कि क्या है कि कोल्ड ड्रिंक अगर हमारे पास होती है, ठीक है, उसमें हमें गैसेस डिसॉल्व करनी होती है, तो कैसे करते हैं। सिंपल फंडामेंटल, तो हेनरीज लॉ समझ में आ गया। जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे गैस के पार्टिकल्स उतने ही ज्यादा क्या होंगे, सोल्यूबल होते जाएंगे उसमें। सेम हमारा पहला हमें इसमें एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक हो गया एंड सोडा बोतल हो गया। चाहे वो सोडा बोतल हो, उसे ओपन करते हो तो गैसेस बाहर निकलती है, या फिर आपने कोल्ड ड्रिंक दिया उसे ओपन करते हो तो गैसेस बाहर निकलती है। लेकिन ये गैसेस अंदर डिसॉल्व कैसे होती है, सुनो मेरी बात ध्यान से। बोला है क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज डिसॉल्व इन द सॉफ्ट ड्रिंक। जो सॉफ्ट ड्रिंक होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व करना होता है, तो हाई प्रेशर अप्लाई करना होता है। क्या करना होता है, हाई प्रेशर अप्लाई करना होता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही? अच्छा, when the bottle is open, जैसे ही आप बॉटल को ओपन करते हो प्रेशर डिक्रीज हो जाती है और CO2 क्या होती है, बाहर चली जाती है। तो जैसे मैंने बोला था कि आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी, प्रेशर को आप डिक्रीज करोगे सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये एप्लीकेशन समझ में आ गया आपको? ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन अब आने वाला है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या है भाई, जो स्क्रू ड्राइवर होते हैं, जो स्क्रू ड्राइवर होते हैं, जो कि वाटर में क्या होते हैं, वाटर के अंदर जाते हैं, जो डीप सी में जाते हैं। ठीक है, जो तो वो जो होते हैं ना कि वो नाइट्रोजन गैस यूज करते हैं। कौन सा गैस यूज करते हैं, नाइट्रोजन गैस यूज करते हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। जब वो डीप सी में जाते हैं ड्राइवर, जो सांस लेते हैं एयर अंडर द हाई प्रेशर, हाई प्रेशर के अंडर क्या होते हैं, क्या होते हैं, सांस लेते हैं। ठीक है ना। अब हाई प्रेशर के अंदर क्या होता है, हाई प्रेशर, द मोर नाइट्रोजन डिसॉल्व इन द ब्लड ड्यू टू द हेनरीज लॉ। अब मेरी बात समझना, इसका थोड़ा सा मैं बताता हूँ। जैसे जैसे वो अंदर की ओर जाते हैं ना, प्रेशर उतना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, और जब प्रेशर इंक्रीज हो जाता है ना, तो सिंपल सा फंडामेंटल आपको पता है कि गैस के जो पार्टिकल्स है वो और ज्यादा सोल्यूबल हो जाते हैं। अब होता क्या है यहाँ पे कि जैसे वो जो इनहेल क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन गैस, क्योंकि डीप सी में गए हैं, नाइट्रोजन गैस इनहेल कर रहे हैं। अब जैसे जितने ज्यादा नीचे जाते जाएंगे प्रेशर उतना बढ़ता जाएगा, और जैसे प्रेशर बढ़ेगा नाइट्रोजन गैस ब्लड में वैसे ही घुलना शुरू हो जाएगा। अगर नाइट्रोजन गैस उनके ब्लड में पूरी तरह घुल गया तो याद रखना वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाएंगे, वो जो उनकी बॉडी है वो टूटना शुरू हो जाएगी, डिकम्पोज हो जाएगी। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? इसीलिए बोला जाता है, क्या बोला यहाँ पे, इफ ड्राइवर कम्स अप टू क्विकली नाइट्रोजन बबल्स फ्रॉम द ब्लड कॉजिंग बेंड्स सो डिकम्पोज द सिकनेस, डीप सिकनेस। जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं उनको और ज्यादा प्रॉब्लम होता शुरू हो जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आते हैं हाई एल्टीट्यूड प्रॉब्लम। जैसे मैंने बोला था, जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हो प्रेशर उतना ज्यादा क्या होता है, बढ़ता जाता है। जितना ज्यादा ऊपर जाते हैं हम क्या होता है, प्रेशर उतना ज्यादा क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता जाता है, बढ़ता नहीं है, क्या होता है, कम होता जाता है। जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या बोलना है यहाँ पे, एट हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो। जैसे हम ऊपर जाएंगे तो प्रेशर लो होगा, प्रेशर लो हो जाएगा तो ऑक्सीजन जो होगा ब्लड में क्या हो जाएगा, कम डिसॉल्व होगा। जब कम डिसॉल्व होगा तो हमारे वही होता है, वीकनेस होने लगती है हमें। ठीक है, और हमें फिर नाक से खून आना शुरू हो जाएगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ज्यादा एल्टीट्यूड पे हम नहीं जाते हैं। अगर जाते हैं तो पूरे सेफ्टी के साथ जाते हैं, ऑक्सीजन लेके क्या होता है, प्रॉपर वहां पे जाते हैं। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई? इसके बाद एक्वेटिक लाइफ के बारे में, इसके बारे में मैंने समझा दिया अभी अच्छे तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, क्वेश्चन भी समझेंगे। देखो भाई, बार बार क्या होता है कि इतने टाइम से मैं पढ़ा रहा हूँ,
बार बार वर्ड्स फंस रहे हैं थोड़ा, तो प्लीज उसके लिए थोड़ा देख लेना। क्या बोला यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, हेनरीज लॉ इज एप्लीकेबल टू, हेनरीज लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होते हैं, क्या सॉलिड इन लिक्विड के लिए एप्लीकेबल होते हैं, आंसर इज नो। क्या गैस इन लिक्विड के लिए एप्लीकेबल होता है, आंसर इज यस। क्या लिक्विड लिक्विड के लिए एप्लीकेबल होता है, आंसर इज नो। क्या सॉलिड सॉलिड के लिए होता है, आंसर इज नो। तो पहला क्वेश्चन मैंने बेसिक क्वेश्चन पूछा था, वो चीजें मैंने यहाँ पे बता दी। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, सिंपल सी बात है, यहाँ पे बोल रहा है क्या कि गैस इन लिक्विड सॉलिबिलिटी के बारे में बताना है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग। पहला क्या है, डिक्रीजिंग विद प्रेशर, अगर आप प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हो, क्या होता है, सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस, सिंपल सी बात है, बोल रहा है क्या, सॉलिबिलिटी अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं तो प्रेशर विद प्रेशर। तो अगर मैं सिंपल सी बात करूंगा मैं कि अगर हम क्या करेंगे, डिक्रीजिंग विद प्रेशर, मतलब कि सॉलिबिलिटी डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि गैस को सॉल्युबल बनाना है, मतलब कि हम इंक्रीज करेंगे सॉलिबिलिटी तो प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगा इंक्रीजिंग विद द, मतलब इंक्रीजिंग विद द प्रेशर, मतलब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो सॉलिबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। बाकी ये क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट बिल्कुल नहीं होगा, फर्स्ट इंक्रीजेस द डिक्रीजेस ये भी बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई, if the pressure of gases becomes a double solubility of will be, याद रखना। ठीक है, ये पहले वीडियो में मैंने बता दिया था, पहले मैंने क्या बोला कि अगर प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, सॉलिबिलिटी का होता है। मतलब अगर मैं प्रेशर को डबल कर दिया, अगर मैं प्रेशर को क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो सॉलिबिलिटी भी क्या हो जाएगी, हमारे पास डबल हो जाएगी। तो आंसर इस क्या होगा, बिकम अ डबल। अगर हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, प्रेशर को डबल करेंगे तो सॉलिबिलिटी भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। रीजन देख लो आप ध्यान से। ठीक है, क्या यहां तक मेरी बात समझ में आई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, यूनिट ऑफ हेनरीज कांस्टेंट, अगर यूनिट ऑफ हेनरीज कांस्टेंट की बात करते हैं, क्या मोल होता है, आंसर नो। क्या एटीएम और पास्कल होता है, आंसर इज यस। ग्राम होता है, नो। लीटर होता है, आंसर इज नो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोलता है यहाँ पे, जो कोल्ड ड्रिंक होता है आर, मतलब सील्ड अंडर द हाई प्रेशर बिकम द, प्रेशर अगर हम क्या करते हैं भैया, सुनो ध्यान से यहाँ पे, तो क्या बोला, कोल्ड ड्रिंक आर द सील्ड अंडर द हाई प्रेशर बिकम द इंक्रीजेस स्वीटनेस। ठीक है, इंक्रीजेस द मतलब कलर, ऐसा कुछ नहीं है, डिजॉल्व इन मोर CO2 गैस, आंसर इस क्या होगा, CO2 गैस को ज्यादा डिजॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। इंक्रीज डिक्रीजिंग वॉल्यूम, आंसर इज नो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, the solubility of gas is liquid generally decreases with, मतलब कि the solubility of gas in a liquid decreases with, अगर हम डिक्रीज करते हैं तो वो हमारा जो टेम्परेचर होता है वो क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। याद रखना, अगर हम सॉलिबिलिटी को क्या करते हैं, सॉलिबिलिटी को क्या होता है यहाँ पे, द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड जनरली डिक्रीजेस, अगर हम क्या करते हैं, सॉलिबिलिटी को डिक्रीज करना होता है तो टेम्परेचर को क्या करना होता है, हमें इंक्रीज करना होता है। ये बात हमने अच्छे तरीके से पढ़ा भी था। डिक्रीजिंग इन टेम्परेचर नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। डिक्रीजिंग इन प्रेशर, ऐसा नहीं है, प्रेशर को डिक्रीज करेंगे। हाँ, ये भी बात समझ में आ रहा है, प्रेशर को अगर डिक्रीज करते हैं तो सॉलिबिलिटी भी क्या होती है, डिक्रीज करती है। आंसर ये लगा देना, वैसे तो बी आंसर भी आपको क्या होगा, 70 देखने को मिलेगा। ठीक है, इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, हाँ ये भी हमारा बात सही है, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे सॉलिबिलिटी, प्रेशर को डिक्रीज करेंगे सॉलिबिलिटी भी डिक्रीज होगा, इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर तभी भी सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, हमारा डिक्रीज हो जाएगी। दोनों ऑप्शन हो सकते हैं वैसे तो, लेकिन वेक्टर ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा आपका। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन देख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको भी हम क्या करते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, बोला कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट ऑफ CO2 इन वाटर एट 298 केल्विन इज 5/3 किलो बार इफ प्रेशर ऑफ CO2 इतना बार, फाइंड द मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन बोल रहा है। बात करना है, अगर सॉलिबिलिटी होता तो हम क्या करते हैं, अलग फॉर्मूला लगाते। तो सिंपल सी बात है, पहले तो गिवन डेटा हम लिखेंगे क्योंकि एग्जाम में हर स्टेप का मार्किंग मिल रहा है। ठीक है, चलो अब मेरी बात सुनो ध्यान से। क्या बोला, हेनरीज लॉ कांस्टेंट आफ्टर द, हेनरीज लॉ कितना दे रखा है आपको, मतलब KH की वैल्यू कितना दिया हुआ, तो KH इज इक्वल टू दिया हुआ है 5/3 किलो बार को किलो में मतलब बार में चेंज करो, ये हमने लिख दिया इतना। ठीक है, आपको प्रेशर कितना दे रखा है, तो प्रेशर दे रखा है 0.01 लिखा हुआ है। ठीक है, फाइंड द मोल फ्रैक्शन, हमें एक्स भी क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्या करोगे, सिंपल फॉर्मूला में यूज करोगे। क्या होता है फॉर्मूला, P इज इक्वल टू क्या होता है, KH इंटू क्या होता है, एक्स भी होता है। अब यहाँ पे क्या है भाई, P हमारे पास कितना है, तो यहाँ पे P को क्या लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो क्या, 1 इंटू 10 के पावर -2 इज इक्वल टू 5/3 इंटू 10 के पावर क्या होगा 3 इंटू क्या हो जाएगा, एक्स भी हो जाएगा। यहां से आप क्या करोगे, एक्स भी सॉल्व कर लेना।
ठीक है, इतना कैलकुलेशन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको आता होगा। ठीक है, ये जरूर आप क्या करना है, सॉल्व करना अच्छे तरीके से। ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं है ये 3 इसमें जाकर, चलो मैं कर देता हूं यार, बता भी देता हूं। ये कितना होगा 10 के पावर -2 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 3, ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय 3, ये अपॉन कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 के पावर क्या होगा 3, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x भी हो जाएगा। तो इसे आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना अच्छे तरीके से। ठीक है, यहां से आपको x भी मिल जाएगा। सो आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों